हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ूप परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की यूपी पुलिस एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चली होगी, क्योंकि आज से ठीक 15 दिन बाद पेपर की शुरुआत होने जा रहा है। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग ठीक 15 दिन पहले एक ऐसा पूरे पेपर का सोल्यूशन करने जा रहे हैं जो कि आपके 8 जून के लिए, 9 जून के लिए और 10 जून के लिए आपका इन दिनों में इन 6 शिफ्टों में कभी भी एग्जाम पड़ जाए तो ये छपने वाला पेपर होगा। तो साथियों, आप सभी से प्लीज हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आज से ठीक 15 दिन पहले इस पूरे पेपर को आप खुद से हल करिए और अपनी तैयारी जांचिए, क्योंकि जहां जहां से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा वहां वहां इस क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। अति संभावित एक एक प्रश्न इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके 90 सवालों का यह पहला पेपर होने जा रहा है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड जीके क्वेश्चन रहने वाले हैं, हिंदी के क्वेश्चन रहने वाले हैं, मैथ के क्वेश्चन रहने वाले हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और साथों, आज के इस पहले पेपर से आपको एक अंदाजा लगेगा कि यूपी आयोग आपके रियल शिफ्ट में कैसे कैसे सवाल पूछ सकती है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बार सवाल अभी तक आया है और यूपी के जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, जिस तरह से यूपी आयोग एक ही कंपनी आपके एग्जाम कराती है, तो जहां जहां क्वेश्चन पूछेगी साथ ही उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। हर एक टॉपिक क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस क्लास में भी आप सभी का टारगेट रहेगा 90 सवालों में से आप सभी को 45 सवाल सही करने होंगे। आप जानते हैं कि एक भी सवाल पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी आप इन 90 सवालों को हल करेंगे और 90 सवालों के उत्तर को तैयार कर लेंगे। लेकिन आप ट्राई करिएगा कि कम से कम आप 45 सवाल का जवाब खुद से करें हमारे उत्तर आने से पहले, ठीक है? तो साथियों, तैयार रहिए 8 जून, 9 जून और 10 जून का पहला फुल पेपर देने के लिए। ओके आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा केवल 2 घंटे में समाप्त होगा, यानी 120 मिनट में आपका पूरा पेपर होगा। इसी 120 मिनट में आप सभी को 38 सवाल जीके मिलेगा, 37 सवाल हिंदी का मिलेगा, 20 सवाल गणित का मिलेगा और सबसे ज़्यादा रीजनिंग का 55 सवाल मिलेंगे। 150 प्रश्नों का पूरा पेपर होगा। एक प्रश्न आप सही करेंगे 2 नंबर, 300 नंबर का पूरा पेपर होगा। और आपका पेपर ऑफलाइन होगा, जब आपके हाथ में प्रश्न पत्र आएगा और एक बगल में आपका उत्तर शीट रहेगा। तो साथियों, सवाल पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन रहेगा, जैसे इस सवाल का बी ऑप्शन सही होता है मान के चलते हैं, तो आप अपने उत्तर शीट में गोला भरेंगे बी ऑप्शन, ठीक है? तो साथियों, टारगेट हम आपको बताते हैं 38 सवाल में से 35 सवाल टारगेट लेकर चलना है। हिंदी के जो 37 सवाल आएंगे इसमें भी 35 सवाल का टारगेट लेकर चलना है। गणित के जो 20 सवाल आएंगे इसमें 15 सवाल तो आपको सही करना ही करना है। और जो रीजनिंग का 55 सवाल आएगा इसमें 50, यानी टोटल कितना हो जाएगा 35 35 70 70 50 120 135 का स्कोर लेकर चलना है भाई आप सभी को, ठीक है? इतने टारगेट आप लेकर चलेंगे अपने रियल पेपर में। और साथियों, आप ऑनलाइन पेपर भी देंगे। मुश्किल से बस इस क्लास के 10 क्वेश्चन देख लीजिए, आपको एक अलग तरह का हम टेस्ट भी प्रोवाइड करने वाले, बहुत ही शानदार तरीके से ऑनलाइन टेस्ट, यानी एग्जाम रिहर्सल टेस्ट होगा आप सभी का, ठीक है? तो चलिए इस पेपर को हल करते हैं। लास्ट में आप सभी से स्कोर पूछेंगे कि 90 सवालों में से आप सभी का कितना स्कोर रहा। तो देखिए कैसा कैसा सवाल पूछा जाएगा। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? तो साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? तो आप कहेंगे 4 अंग हैं। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी का कार्यकाल कितने साल का होता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो आप कहेंगे 6 साल का होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरू किया गया था किस वर्ष में? साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरू किया गया था किस वर्ष में? तो ध्यान रखिएगा 1954 में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तो साथियों, बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तो ध्यान रखेंगे आप लोग 1519 में बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय इनमें से कौन है? तो भानु अथैया हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष में हुई थी? बताइए साथियों, काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखेंगे आप लोग 1925 में हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को,
किसके नेतृत्व में प्लासीक लड़ाई अंग्रेजों द्वारा लड़ी गई थी? तो साथियों किसके नेतृत्व में प्लासीक लड़ाई अंग्रेजों द्वारा लड़ी गई थी? तो ध्यान रखेंगे रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासीक लड़ाई अंग्रेजों द्वारा लड़ी गई थी। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की, लेकिन किस वर्ष में की? ये सवाल आप सभी से पूछा जा रहा है, बताइए। राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, लेकिन किस वर्ष में किया था? तो याद रखेंगे 1828 में किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो साथियों बताइए, महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो ये 1930 में किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखेंगे आप लोग। और साथियों आप सभी लोगों के लिए, तो साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए 2 मॉक टेस्ट आ चुका है। रियल एग्जाम रिहर्सल होने वाला है। जैसे आप अपने परीक्षा हाल में रियल पेपर को दे रहे होंगे ना, वैसा प्रश्नों का पेपर आप ऑनलाइन टेस्ट देने जा रहे हैं। तो एग्जाम से पहले इसको दे देना है, सिलेक्शन आप सभी का पक्का होने वाले हैं। क्योंकि साथियों आपका 2 टेस्ट होने वाला है। एक तो देखिए बेसिक लेवल का होगा, अपनी तैयारी को आप जांचेंगे, एनालिसिस करेंगे, सारे क्वेश्चन को आप देखेंगे किस सेक्शन में आप सभी का अधिक स्कोर बना है, किस सेक्शन में आप सभी का कम स्कोर बना है, उसको आप जांचिए, एनालिसिस करिए। तो एक तो आपका पेपर देखिए स्टैंडर्ड लेवल का होगा, एक आपका टफ लेवल का पेपर होगा। ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप सभी को देना है, रियल एग्जाम इंटरफेस होगा, ऑल इंडिया रैंक आप सभी को मालूम होगा। इसके अलावा 5 मॉक टेस्ट फ्री आपको मिल रहा है भाई। मिलेगा कैसे हम आपको बताते हैं। जैसे ऑल क्वेश्चन डिटेल सोल्यूशन मिलेगा, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, टाइम सेविंग प्लस टाइम आपका मैनेजमेंट भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो साथियों आपको ये लेना कैसे है तो ध्यान रखेंगे, जैसे आप साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है या कमेंट बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक करें। कमेंट बॉक्स में ही आप चेक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, बाय नाउ है, इस पर क्लिक करेंगे। बाय नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आप अपना जीमेल आईडी, फोन नंबर और नाम डालकर साथियों रजिस्टर कर लीजिएगा। ठीक है, पहली बार भाई हम आपके लिए ये कर रहे हैं, जो कि आपके केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ गए कि सर कोई हमें मॉक टेस्ट प्रोवाइड करिए। तो साथियों ये पहली बार आपके लिए हम कर रहे हैं भाई। तो आप ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा, फोन नंबर डाल लीजिएगा, नेम डालकर आप कैश और करेंगे। मात्र साथी 49 रुपीज़ में भाई, मात्र 49 रुपीज़ में। देखिए हमारे पास कुछ नहीं आएगा मेरे दोस्त, ये जो भी प्लेटफॉर्म वाले हैं उनको सब जाएगा भाई। पूरा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करें, जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, यूपी जीके, जैसे आपका टेस्ट होता है ना ऑनलाइन, वैसे आप सभी को मिलेगा। तो आप किससे भी आप पे कर सकते हैं, या तो साथी आप यूपीआई आईडी से भी पे कर सकते हैं, आप क्यूआर कोड से भी पे कर सकते हैं। ठीक है, अपना ईमेल आईडी, नाम और नंबर डाल के कर सकेंगे। और इस तरह साथ आपको 4 पेपर मिलेगा। ठीक है, लेकिन साथ ही हम आपको बता दें ये फ्री में, आप कहीं पर रहेंगे ना वहाँ टेस्ट लगा सकते हैं। बस एक बार आपको डाउनलोड करना होगा। एक बार इन चारों टेस्ट को आप डाउनलोड करेंगे तो आपको कोई भी, जैसे एडवांस टेस्ट देना हो तो एडवांस टेस्ट दीजिए, टफ टेस्ट देना हो तो टफ टेस्ट दीजिए, या आपको इजी लेवल का टेस्ट देना है तो वो दीजिए। आपको क्लिक करना होगा, जो भी आपको टेस्ट देना है क्लिक करेंगे। ये हम पहली बार भाई आपको बता दे रहे हैं, तो आप पूरा पढ़ लीजिएगा। इंटरफेस ऐसे आपके सामने आएगा, उसका देखिए 150 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मिनट टाइमर रहेगा भाई। ठीक है, 300 नंबर का आपका पूरा पेपर रहेगा। तो स्टार्ट टेस्ट ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत साथ ही आपके सामने पूरा क्वेश्चन आएगा, सेक्शन ऐसे शुरू हो जाएगा। लेकिन साथ देखिए आप पहली बार में पूरा पेपर को सबमिट भी कर सकते हैं और आप खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं, अपना तैयारी जांचेंगे। 2 घंटा का समय भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ना हर एक क्वेश्चन का भाई पीडीएफ का सॉल्यूशन भी हम आपको अलग से भी पीडीएफ प्रूफ में प्रोवाइड करेंगे, इसी टेस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे मेरे दोस्त अच्छी तरीके से। तो साथियों अब देखिए समय नहीं है भाई, यदि आप ये टेस्ट देते हैं और अपना रिव्यू करते हैं तो हम आपके लिए भाई अलग अलग टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, सेक्शनल टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। जैसे सेक्शनल टेस्ट 38 सवाल जीके का अलग से हम आपको देंगे, 37 सवाल हिंदी का अलग से, गणित का 20 सवाल अलग से देंगे और रीजनिंग का पूरा 55 सवालों का अलग से। तो साथियों जल्दी करिए भाई, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से भी आप रजिस्टर करके इसे आप लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। जल्दी करिए भाई, समय नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 1924 में कांग्रेस के बेलगाम शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों 1924 में कांग्रेस के बेलगाम शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय MK गांधी जी थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, 1875 में इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? तो साथियों 1875 में इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे शिशिर कुमार,
घोष ने की थी? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? बक्सर की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो ध्यान रखेंगे 1764 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अमृतसर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी? तो साथियों अमृतसर की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित की गई थी? बताएंगे आप सभी लोग। तो 1809 में हस्ताक्षरित की गई थी जो अमृतसर की संधि थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट में स्कोर पूछेंगे कि 90 सवालों में से आप सभी का कितना स्कोर बना। ओके, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किसने किया था? तो ध्यान रखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, सरकार के खिलाफ शुरू किए गए खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? सरकार के खिलाफ शुरू किए गए खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो इस समय तो जानते हैं भाई महात्मा गांधी जी काफ़ी सत्याग्रह कर रहे थे, तो यही फेमस नेता थे। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, कौन सी ग्रंथि पित्त एक पाचन पदार्थ स्रावित करती है? इनमें से कौन सी ग्रंथि पित्त एक पाचन पदार्थ स्रावित करती है? तो भाई यकृत है वो। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता के संविधान से ली गई, यानी कि जो भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली इसकी विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए आप लोग। तो ध्यान रखेंगे द्विसदन प्रणाली की विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे भाई सभी लोग। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, एस अगेंस्ट ऑड्स ये किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? बताइए साथियों, एस अगेंस्ट ऑड्स ये किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? तो साथियों इनमें से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? मनोरा किला, यही तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को, सूर्यकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो साथियों सूर्यकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो सर ये तो अजमेर में स्थित है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को, प्रसिद्ध जंगरोधी लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो साथियों प्रसिद्ध जंगरोधी लौह स्तंभ ये कहाँ पे स्थित है? तो ये दिल्ली शहर में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा था? बताइए, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा था? तो आप कहेंगे 86वां संविधान संशोधन ने। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को, भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो साथियों भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो अनुच्छेद 315 के तहत की गई है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित है? तो सर ये अनुच्छेद 76 वो है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को, भारत के संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो सर जी भाग 9 है, ये भाग पंचायत से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में जाना जाता है? तो साथियों किसे भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में जाना जाता है? तो दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में था? तो साथियों यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे?
पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि इनमें से कौन थे? तो वो चंद बरदाई थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक कौन था? भाई यहीं से क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बेसिक लेवल के कई सारे क्वेश्चन आते हैं, उसके साथ क्लास आपके डेली लगेगी। अब प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो मिहिर भोज था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद करता है? तो विटामिन सी है वो। तो इस सवाल का सी ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, बिडाल परीक्षण के साथ निदान किया जा सकता है भाई? यानी बिडाल परीक्षण के साथ किस बीमारी का निदान किया जा सकता है? तो याद रखिए, टाइफाइड बुखार का निदान किया जा सकता है बिडाल परीक्षण के साथ। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को, शुष्क भूमि की खेती के लिए कौन सी फसल उपयुक्त है? शुष्क भूमि की खेती के लिए कौन सी फसल सबसे उपयुक्त है? तो साथियों याद रखिएगा, वो रागी की फसल है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, उर्वरकों में क्रांति के साथ कौन सा रंग जुड़ा हुआ है? तो साथियों उर्वरकों में क्रांति के साथ कौन सा रंग जुड़ा हुआ है? तो इसमें भाई गुलाबी रंग जुड़ा हुआ है उर्वरक में। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को, किस देश को विश्व का काफी कटोरा कहा जाता है? तो साथियों किस देश को विश्व का काफी कटोरा कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर जी ब्राजील देश को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो सर ये तो 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1973 में मनाया गया था। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को, भारत में गुड गवर्नेंस डे किसकी जन्मदिन पर मनाया जाता है? भारत में गुड गवर्नेंस डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है भारत में गुड गवर्नेंस डे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39 को, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? बताइए कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो सर जी 9 अगस्त को मनाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों रात में एक और पेपर आएगा, जो रात वाला पेपर होगा ना आपका टफ पेपर होने वाला है। ये तो इजी लेवल का पेपर होगा ना, रात में जो आपका एक पेपर आएगा वो टफ लेवल का पेपर होगा। तो उस पेपर को भी आप जरूर हल करिएगा। ठीक है, इसलिए भाई करें कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा कि कोई भी क्लास है कोई भी पेपर आए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाएगी। क्लास को भाई आप जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, धनु यात्रा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? धनु यात्रा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में समाप्त हुई? बताइए भारत की ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसकी अवधि मार्च 2017 में समाप्त हुई थी? आप जानते हैं कि बरहमी जो पंचवर्षीय योजना थी वो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 2012 से लेकर 2017 तक चली थी। तो 2017 में यही समाप्त हुआ था। तो कौन सा पंचवर्षीय योजना का? बरहमी पंचवर्षीय योजना। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है? तो साथियों किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को, छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर कितनी थी? तो ध्यान रखिएगा 5.2% थी। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को, निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है? यदि आप सभी से जनगणना 2011 से पूछे या 2025 से पूछे तो आप केरल बताएंगे, लेकिन भाई ऑप्शन केरल में दिया नहीं है भाई। इसमें देखिए
साक्षरता दर, लेकिन मिजोरम राज्य तो दिया है ना, तो यही आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो साथियों भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी, किस वर्ष में? तो 1977 में की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना है? तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना है? तो लगभग 65% है भाई, अप्रॉक्सीमेटली। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को। किस वायसराय के शासन के दौरान वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम अधिनियमित किया गया था? तो साथियों किस वायसराय के शासन के दौरान वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम अधिनियमित किया गया था? तो ध्यान रखेंगे भाई, लॉर्ड लिट्टन के दौरान। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया? तो साथियों ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था? तो 1773 में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिए टेनिस खेल से है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 51 को। कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर चिन्हित लॉबी की चौड़ाई कितने मीटर की होती है? तो साथियों कबड्डी खेल के मैदान किनारों पर चिन्हित लॉबी की चौड़ाई कितने मीटर की होती है? तो याद रखिएगा 1 मीटर की होती है। और आप जानते हैं साथी कि जितने भी हम लोग एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, आप तैयारी करते हैं, आप प्रीवियस के हिसाब से तैयारी करते हैं, लेकिन साथियों आयोग भी ना सब कुछ चेक करता रहता है। इसलिए साथ ही आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन तैयारी करने की ज़रूरत है। आप देखे होंगे कि जो इस टाइम आपका एसएससी जीडी एग्जाम चल रहा है उसमें हिंदी के सवाल कहाँ से पूछ दिया गया था, और यूपी होमगार्ड का जो पेपर हुआ था 25, 26, 27 अप्रैल को, उसमें जो जीके के सवाल 100 सवाल आए थे, जीके का पता ही नहीं चल रहा था कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था। तो इसलिए साथ ही आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन देखना है। ऐसा नहीं कि आपको केवल प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही तैयारी कराना है। ठीक है, हम साथ ही हर एक टाइप का क्वेश्चन क्लास में करेंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से हर एक टॉपिक का निचोड़ क्वेश्चन सेट करेंगे। जैसे कि यूपी पुलिस एग्जाम के लिए एक तो देखिए मानवाधिकार टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीएसटी मेन टॉपिक आपका है कि इससे सवाल आएगा ही आएगा, पंचवर्षीय योजना सवाल आएगा ही आएगा, जनगणना सवाल आएगा। ऐसा होगा कि एक आध शिफ्ट में इनसे कोई सवाल ही नहीं दे भाई, क्योंकि भाई सब अपने आप को दिमाग लगाते हैं, आयोग भी थोड़ा सा खेलेगा। ठीक है, तो इसलिए भाई आपको इस तरह तैयारी करना है कि हमें थोड़ा सा शौक नहीं लगना चाहिए कि ये सवाल कहाँ से आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमारे सिलेबस में था ही नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें स्मार्ट वर्क अपने ऊपर भी करना चाहिए, हमें स्मार्ट थिंकिंग भी रखनी चाहिए भाई। ठीक है, जो भी आपके पास अप्रोच है उसको लगाइए, जो भी आपके पास कंटेंट उसको पढ़िए, अपने से पढ़िए, हर एक टाइप का क्वेश्चन देखिए, तब ना सिलेक्शन होगा भाई ऐसे तैयारी करने से। ठीक है, पुरुषों कबड्डी कोर्ट की लंबाई मीटर में कितनी होती है? पुरुषों की कबड्डी कोर्ट की लंबाई मीटर में कितनी होती है? तो आप कहेंगे 13 मीटर की होती है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए 53 को। सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी खेल से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? तो पहली बार वर्ष 1990 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 55 को। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? तो साथियों दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सबसे पहले किस वर्ष में हुआ था? तो ध्यान रखेंगे 1984 में सबसे पहली बार हुआ था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए 56 को। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन बनी थी? आप जानते भाई इल्तुतमिश की बेटी बनी थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आपसे सवाल पूछेगा कि रजिया सुल्तान को उसके सिंहासन से किस वर्ष में हटाया गया था? तो याद रखिए 1240 ईस्वी में हटाया गया था उसके सिंहासन से, और इसी साल इसकी मृत्यु भी हो गई थी, हत्या कर दी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। विश्व का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन देश है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? तो साथियों एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली शहर में स्थित है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, कवास थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? कवास थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 60 को, भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियां में से एक है? तो साथियों, भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है? तो वो भाई उत्तराखंड राज्य की। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को। अब साथ देखिए हिंदी क्वेश्चन आगे भाई, हिंदी का ऐसा सारे क्वेश्चन ट्राई करिएगा ना कि एक भी आप सभी से गलत ना हो, सारे सवाल आप सही कर दीजिएगा भाई। जैसे देखिए, निम्नलिखित में से अरड़ का पर्याय क्या है? बताइए, अरड़ का पर्यायवाची क्या होगा? नगर होगा, मरुस्थल होगा, पहाड़ होगा या कानन होगा? तो अरड़ का पर्याय भाई कानन। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को, ए के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। ए के उच्चारण स्थान का नाम बताइए, क्या होता है? तो कंठ तालव्य है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो साथियों, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो लल्लू लाल है, याद रखें लल्लू लाल है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, गलती नहीं होगा। अभी प्रेम सागर के रचनाकार नाम ऐसा भाई आपके दिमाग में बैठ चुका होगा अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। बताइए साथियों, इसमें अकर्मक क्रिया एक है, नहीं तो सब सकर्मक क्रिया है। जैसे रमाकांत सोता है, इसमें अकर्मक क्रिया भाई। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 65 को, छत से ईंट गिरी, इसमें कौन सा कारक है? विभक्ति आपको चेक करना है, छत से है इसमें कौन सा भाई? से है। तो ये कौन सा कारक होगा? तो अपदान कारक होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 66 को, निम्नलिखित वाक्य का कौन सा भाग अशुद्ध है? देखिए, आशा है आप स्वस्थ, संतुष्ट और सानंद हो गए। बताइए साथियों, इन वाक्य का कौन सा भाग अशुद्ध है? आशा है आप स्वस्थ, संतुष्ट और सानंद होंगे। तो भाई आप देखिए, इसमें अशुद्ध तो यही है, सानंद होंगे। तो ये क्या है भाई? अशुद्ध है। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 67 को, बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? बताइए साथियों, बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। आप पेपर देने जा रहे हैं, यदि आप विचार नहीं करेंगे तो परिणाम आप सभी का अच्छा नहीं होगा भाई। ओके, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो बताइए कि बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा, तो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद होगा? तो ध्यान रखेंगे, उपेंद्र वज्रा इसमें छंद होगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 68 को, ई बड़ी ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? बताइए साथियों, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये किस प्रकार के स्वर हैं? तो सर ये तो संवृत्त स्वर हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 69 को, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनिए। बताइए, कर्मवाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है? तो बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, ये आपका वाक्य कर्मवाच्य वाला है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 70 को, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? तो साथियों, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? तो श्री से माना जाता है भाई, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 71 को, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो साथियों बताइए, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी कहिए। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 72 को, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? जिंदगी सबको दया है, रोती है जिंदगी सबको रोती है, या सजा है जिंदगी सबको क्या करती भाई? मांझती है ना। क्यों भाई? बहुत कठिन देती है जिंदगी भाई, आसान सबकी नहीं होती है, कुछ न कुछ समस्या आती ही रहती है, कभी खुशी तो कभी गम आती है। ठीक है, आपका इस टाइम तैयारी में बहुत मन नहीं लग रहा होगा, आप खूब मेहनत कर रहे होंगे, बहुत टेंशन में हो रहेंगे, लेकिन आपका दिन एक दिन बढ़िया आएगा भाई।
ठीक है, बस तैयारी अपनी अच्छे से रखिए आप लोग। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। लालिमा कैसे हम लोग लिखते हैं? लालिमा ये कहाँ लिखा तो आपका ऑप्शन सही होगा। तो पहला ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 74 को, विषम को छाटिए। चलिए साथियों, अब देखिए रीजनिंग का सवाल आया, तो अब आप इसको सॉल्व करिए बहुत ही शानदार तरीके से। क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर। जैसे 4 ऑप्शन दिया गया है, 3 ऑप्शन देखिए किसी न किसी एक पैटर्न पे समान होंगे। जब साथियों नंबरों का श्रृंखला है तो आप काम करेंगे यूपी पुलिस के पेपर में कि सभी को जोड़ देंगे ब्रेक करके। जैसे साथ देखिए 9 + 8 + 7 + 6 कर देंगे, इसको 8 + 7 + 6 + 5 कर देंगे। सी ऑप्शन को कर देंगे भी 5 + 4 + 3 + 2 कर देंगे। अब डी ऑप्शन को 7 + 6 + 5 + 3 कर देंगे। जोड़िए 9 8 17, 17 7 24, 36 आ गया जोड़ने पर। 8 7 15, 15, 8 7 15, 15 6 21, 5 26 आ गया जोड़ने पर। 5 4 9, 9 3 12, 2 14 आ गया जोड़ने पर। अब लास्ट ऑप्शन को जोड़िए 7 6 13, 13 5 18, 3 21 आ गया। अब चेक करिए, देखिए 30 जो है, 26 जो है, ये 14 है, ये सभी कौन सी संख्या? एक सम संख्या है भाई। 30 26 14 एक तो सम संख्या है ना, लेकिन जो 21 है एक विषम संख्या होता है। आप जानते हैं सम संख्या वो संख्या होती है जो कि 2 से पूरी तरीके से कट जाता है, विषम संख्या जो 2 से पूरी तरीके से नहीं कटता है। तो 21 देखिए 2 से पूरी तरीके से नहीं कटेगा, यानी यही क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा भाई। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? इस सवाल में किसी प्रकार डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 75 को। यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं तो अब आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं? बताइए साथियों, बहुत ही शानदार तरीके के सवाल है आपके लिए। बताइए, दिशा पहले ज्ञात कर लीजिए भाई। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर यानी वेस्ट की तरफ हैं, यानी इधर की तरफ आप हैं, है ना, तो आप 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गए। दक्षिणावर्त जानते ना क्या होता है? क्लॉकवाइज घूम गए। वामावर्त मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी साथियों यहाँ से आपको 270 डिग्री घूमना है। यानी कि देखिए एक ही 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, यानी साथ देखिए ये 90, ये 90, ये 90, कितना हो जाएगा? 90 90 180, 180 90 270। यानी अब साथियों ना जब आप पश्चिम की ओर मुंह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ेंगे तो अब आप किस दिशा मुंह करके खड़े होंगे? साउथ में आकर आ जाएंगे भाई। ऐसे क्या होता है? दक्षिणावर्त होता है यानी क्लॉकवाइज। भाई आप वेस्ट की तरफ आप पहले डिग्री जान लीजिए। जैसे ये कितने डिग्री का होता है? सब ये सभी 90 90 डिग्री का होता है, आप सभी को मालूम होगा, हर क्लास में इस वाला हम हल करवाते हैं। ये 90 90 डिग्री का होता है ना, तो भाई अब हम देखिए 270 डिग्री जाना है तो कितना होगा? 3 90 जाएंगे तब ना, 90 90 180, 180 में 90 जोड़ेंगे 270 डिग्री हो जाएगा। सवाल क्या बोला है कि यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर यानी वेस्ट की तरफ हम हैं, इधर हम लोग अपना मुंह करके खड़े हैं वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की ओर, तो यहीं से हमें 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़े यानी क्लॉकवाइज ऐसे, यानी यहाँ से हम लोग 270 डिग्री घूमेंगे तो डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएंगे? साउथ पे आ जाएंगे। 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, तो कितना हो जाएगा? 3 9 27, 270 डिग्री। यानी अब हमारा दिशा मुंह में किस तरह होगा? तो वो साउथ की तरफ होगा। साउथ यानी मेरे दोस्त दक्षिण की तरफ होगा। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हुआ ये सवाल? ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 76 को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गवर्नमेंट शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है? बताइए साथियों। GOVERNMENT गवर्नमेंट लिखा है भाई, तो ऑप्शन देखिए और बताइए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जो हम उसका मीनिंगफुल कोई नहीं बना सकते। जैसे ओवर देखिए पहला ऑप्शन हम बना सकते हैं, क्योंकि देखिए ओ भी है इसमें, भी इसमें है, ई भी इसमें है और आर भी है, तो बन सकता है। क्लियर। ऑप्शन में देखिए NORM, एन भी गवर्नमेंट में है, ओ भी है, बन सकता है। आर भी मूल शब्द में दिया है गवर्नमेंट में, और यम भी देखिए दिया है गवर्नमेंट में यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन ए भी बन सकता है, बी भी बन सकता है गवर्नमेंट के सभी अक्षरों का इस्तेमाल करके। गॉट देखिए बन सकता है क्या? बिल्कुल देखिए जी भी है,
ओ भी है और टी भी है, यानी गॉड भी बन सकता है, लेकिन साथियों नीड नहीं बन सकता है। आप पूछेंगे कैसे सर जी नीड नहीं बन सकता है? क्योंकि देखिए नीड में यन तो दिया है, मूल शब्द में यन दिया है, ई भी देखिए दिया है 2 बार, तो ये 2 बार बन सकते, लेकिन साथियों नीड में देखिए डी है, लेकिन गवर्नमेंट में देखिए कहीं डी दिया है आपको? बताइए, देख कर बताइए आप लोग। गवर्नमेंट में यानी गवर्नमेंट के मूल शब्द है ना भाई, ये सभी क्या है? मूल शब्द है। तो आप बताइए कि इसमें कहीं डी आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसलिए ये नीड नहीं बन सकता भाई। गवर्नमेंट शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नीड नहीं बनाया जा सकता है। तो इस साल का डी ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? भाई इसी बात पे पहले तो क्लास को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। निम्न में से विषम को छाटिए, इसमें से विषम बताइए कौन सा है मेरे दोस्त? मार्च, जुलाई, जून, मई। तो ये सवाल तो बहुत आसान होते हैं ना, जैसे ये वाला जब सवाल आएगा ना तो आप हर महीने का दिन देख लीजिए। जैसे साथियों मार्च 31 दिन का होता है, मई का महीना चला अभी, ये भी 31 दिन का है। क्यों साथियों? जुलाई भी 31 दिन का होता है, लेकिन जून आप देखेंगे ना 30 दिन का होता है। तो यही क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा जून, क्योंकि मार्च, जुलाई, मई ये सभी 31 दिनों का होते हैं, लेकिन जून जो है ना वो 30 दिन का होता है, इसलिए भाई जून आपका विषम हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 78 को, इसमें विषम छाटिए। तो बताइए साथियों, जो बार बार सवाल आएंगे ना वही सवाल आज के इस पहले पेपर में हो रहा है भाई। विषम को छाटिए। जब ये वाला सवाल आए तो आप क्या करेंगे? इसी ऑप्शन में ना हर एक अक्षर का कोड करेंगे। जैसे यल होता है 12, के होता है 11 और एम होता है साथियों 13। देखिए 12 से 11 -1 हुआ आ गया, 11 से 13 +2 गया इसमें। ऑप्शन बी देखिए अब EDC, ई जैसे 5 होता है, डी 4, तो इसमें देखिए -1 हो गया। फिर देखिए सी 3 होता है, इसमें फिर से -1 हो गया, यानी पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन अलग अलग हो गया भाई। अब सी ऑप्शन देखिए IHG, आई 9 होता है, H 8 हो गया, -1 हो गया, इसमें -1 हो गया। फिर उसके बाद साथी जी 7 होता है तो -1 हो गया इसमें। यानी देखिए जो बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन सेम हो गया। अब डी ऑप्शन देखिए यस आर क्यू, यस होता है 19, आर होता है 18, तो इसमें देखिए -1 हो गया। क्यों देखिए साथियों 17 होता है, तो 18 17 यानी -1। तो भाई देखिए बताइए कौन सा विषम हो गया? पहला ऑप्शन विषम हो गया ना, क्योंकि देखिए इसमें -1 और +2 का रिलेशन लगा है, नहीं तो साथियों और में देखिए -1 का रिलेशन लगा है। चेक करिए तो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका विषम हो जाएगा, यही हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सभी को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 को। एक निश्चित भाषा में कार को 3118 के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में FUR को कैसे लिखा जाएगा? बताइए साथियों। CAR, इसका कोड 3118 कैसे भाई? 3 अक्षर है और कोड आपका 3118 दिया है। दिमाग लगाइए, आसान सवाल है भाई, हल करेंगे आप सभी लोग। बताइए। तो सर जी सी तो 3 होता है, ए होता 1, आर तो 18, यही तो लिखा है देखिए 3 1 18, 3 1 18, यानी कि जो अक्षर उसी का कोड किया है भाई, कन्फ्यूजन नहीं होना आप सभी को। तो उसी प्रकार FUR, एफ होता है 6, यू होता है 21, आर 18, इसमें तो है 62,118 आ गया। देखिए 62,118 कौन सा? पहला ऑप्शन है, तो राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? इस सवाल में किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 को। निम्नलिखित संख्या अनुक्रम ऐसे कितने 4 हैं? ऐसे कितने 4 हैं जिनके ठीक पहले 3 या 7 है, 3 या 7 है, लेकिन ठीक बाद में 5 या 8 नहीं है? बताइए साथियों, ऐसे कितने 4 हैं जिनके ठीक पहले या तो 3 है या तो 7 है, लेकिन उसके ठीक बाद में 5 भी नहीं 8 भी नहीं होना चाहिए? वही 4 आपको देखना है। 4 के ठीक पहले या तो 3 7 है, वो आपका 4 सही होगा, लेकिन उसके बाद में 5 8 नहीं होना चाहिए। देखिए साथियों, अब हम लोग 4 को देखते हैं। देखिए 4 तो एक यहाँ पर है भाई, इसके जस्ट ठीक पहले एक 3 है, एक हमें मिल गया भाई 4, है ना। लेकिन साथियों ये चेक करिए, लेकिन इस 4 के ठीक बाद में 5 भी तो दिया है, 5 को दिया, लेकिन होना नहीं चाहिए मेरे दोस्त ये, लेकिन ठीक बाद में 5 या 8 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये वाला 4 हमारा नहीं होगा भाई। ये वाला 4 कैसे होगा? नहीं होगा ना। अब देखिए दूसरा का 4 यहाँ पर है, ये 4 है, इसके ठीक पहले देखिए 3 यहाँ पर है भाई, यानी एक हमें ऐसा 4 मिल गया भाई।
फिर देखिए एक 4 यहाँ पर है, लेकिन इसके ठीक पहले 3 या 7 नहीं है भाई, लेकिन उसके बाद में देखिए 8 है, यानी ये वाला 4 नहीं होगा। अब फिर देखिए साथियों यहाँ पे एक 4 है, ये मिल गया, क्योंकि इसके ठीक पहले एक 3 है, लेकिन बाद में 5 या 8 नहीं है, यानी 2 ऐसे 4 मिल गया भाई, है ना। फिर देखिए ये वाला, ये भी तो नहीं है मेरे दोस्त, बताइए। ये भी आप देखिए ये 4 है, लेकिन इसके पहले 2 है, लेकिन बाद में देखिए 5 8 नहीं होना चाहिए, यानी ये वाला 4 नहीं होगा भाई। फिर देखिए साथियों ये 4, ये भी 4 देखिए है 3 में, क्योंकि इसके ठीक पहले 3 या यहाँ देखिए 7 है, लेकिन उसके बाद 5 8 नहीं, यानी 3 ऐसे 4 हैं भाई। कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है? बी ऑप्शन वाला, कौन सा? डी ऑप्शन। देखिए 3, यानी पहला ऑप्शन इस का राइट आंसर होना चाहिए मेरे दोस्त। आपके हिसाब से कौन सा सही लग रहा है भाई, बताइए, बताएंगे। तो इसमें तो भाई हमें 4 ऐसे मिले हैं जिनके ठीक पहले 3 या 7 है, लेकिन ठीक बाद में 5 8 नहीं है, वो 3 4 हैं। क्यों मेरे दोस्त? और कोई तो नहीं है ना भाई? आप चेक करके बता दीजिए। क्लियर? इस सवाल का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 को। पी क्यू आर का संबंध यू टी एस है, तो एल एम एन का रिलेशन क्या होगा दोस्त मेरे? पी क्यू आर, इसका रिलेशन यू टी एस दिया है। पी होता है 16, यू होता है 21, तो 16 5 21 हुआ है। क्यू 17 होता है, टी होता है 20, तो +3 इसमें हुआ है। आर 18, यस 19 +1 में हुआ है, यानी कि +5 +3 +1 का कोड लगा है, यानी 531 का कोड लगा है मेरे दोस्त। पूछा किसका? एल एम एन का, तो एल एम एन में +5 पहले करिए, +3 पहले करिए, +1 करिए, कोड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चेक करिए, एल एम एन, एल होता है 12, एम होता है 13, एन होता है 14, तो +5, फिर इसके बाद है 500 कितना था भाई? यहाँ पे 531 था ना, +3 +1 यही था। 12 5 17, 17 पे कौन अक्षर आता है? क्यों आता है। 13 3 16, 16 पे पी आता है। 14 1 15, 15 पे ओ होता है, तो क्यू पी ओ, बी ऑप्शन, तो राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ तक आप सभी को किसी भी सवाल पे डाउट, किसी भी सवाल पे डाउट बिल्कुल भी होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा भाई। डाउट लेकर आपको नहीं चलना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, एक निश्चित गुण भाषा में 567 का अर्थ है क्यूट पिंक किट्टी, 754 का अर्थ है किट्टी इज क्यूट, और 895 का अर्थ है अ क्यूट गर्ल। निम्नलिखित में से किस अंग का अर्थ किट्टी है? बताइए साथियों। एक निश्चित गुण भाषा में 567 का अर्थ है क्यूट पिंक की किट्टी, 754 का अर्थ है किट्टी स्क्वीट, और 895 का अर्थ है अ क्यूट गर्ल। निम्नलिखित में से किस अंग का अर्थ किट्टी है? बताइए साथियों, बता दिए किट्टी किस अंग का अर्थ है। पहले कॉमन चेक करिए, देखिए 567 का अर्थ क्यूट पिंक किट्टी, किट्टी यहाँ पर भी है। 754 का अर्थ किट्टी स्क्वीट, यानी यहाँ पर भी कॉमन है, यानी कि 2 जगह हमें साथियों किट्टी किट्टी कॉमन मिल गया। तो इसी प्रकार इनके दोनों जो नंबर है ना, तो इसमें कोई ना कोई कॉमन आप सभी को मिल जाएगा। बताइए दोस्त मेरे, कौन सा कॉमन आपको दिखाई दे रहा है 567 और 754 में? हमें तो सर जी 7 7 कॉमन दिखाई दे रहा है सर। साथ ही देखिए 7 भी कॉमन दिखाई दे रहा है, 7 भी कॉमन दिखाई दे रहा है, 5 भी कॉमन दिखाई दे रहा है, 5 भी कॉमन दिखाई दे रहा है। बताइए साथियों कौन सा हो सकता है आपके अनुसार? 7 7 आपका क्या होगा? परफेक्टली आंसर हो जाएंगे मेरे दोस्त। क्लियर? कौन सा बड़ा संख्या है भाई? या तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं इसमें, देखिए जैसे कि एलिमिनेट भी करना सीख लीजिए। क्विट क्विट कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। किट्टी किट्टी भी कैंसिल हो सकता है भाई। बच रहा है कौन? उसके बाद पिंक बच रहा है, और नंबर में एलिमिनेट कर देखिए 7 7 कैंसिल हो जाएंगे भाई, ठीक है। 5 5 भी कैंसिल हो जाएंगे भाई। क्लियर? फिर उसके बाद देखिए बच रहा कौन सा? इसमें 4 बच रहा है, इसमें 6 बच रहा है, क्योंकि भाई दोनों में किट्टी दे रखा है, यानी इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा भाई? फिर उसका देखिए इसमें 895 है, 5 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इस सवाल का मेरे दोस्त राइट आंसर क्या बनेगा? 7 आपका आंसर होगा। क्या होगा भाई? किट्टी का जो कोड बनेगा इसमें आप सभी का 7 बनेगा, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित अनुक्रम में 11वां अक्षर कौन सा होगा? A C E U तक,
यानी साथ देखिए जैसे क्या दिया आपका ए सी ई दिया है, यानी कि देखिए जैसे कि एक होता है ए, सी होता है 3, ई होता 5, यानी 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। 21 पे लास्ट में देखिए यू है, यानी यू यहाँ पे आपका हो जाएगा 19 यस, क्यों 17 15 ओ, एम 13, के 11, आई 9, जी 7, ई आपका तो 5 है। आप देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित अनुक्रम में 11वां अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां, यही भाई होगा, युवा होगा भाई, यू 11वां अक्षर हो जाएगा आप सभी का। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, यही अनुक्रम पूछा था भाई, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ये आपका क्या दिया था, विषम संख्या का श्रृंखला दे दिया था, लेकिन अक्षर का विषम दिया था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 84 को। यस जो है ए से लंबा है और आर सी से लंबा है, लेकिन भी से छोटा है। यस और सी से छोटा, तो उनमें से सबसे लंबा कौन है, बताइए साथियों। ये जबरदस्त सवाल है भाई। देखिए तो साथियों यस जो है ना ये से लंबा है, ए से लंबा है यस, यानी साथियों हम ऐसे कर लेते हैं कि ए से लंबा कौन है, यस, यानी हम यस को लंबा कर देते हैं यस से, ऐसे यस ऐसे मतलब कि यस लंबा है भाई ए से, ठीक है। इसका मतलब पहला लाइन के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व को हल कर दिया भाई। फिर देखिए आर जो है ना वो सी से लंबा है, यानी साथियों क्या हम ऐसा काम करते हैं ना कि ऐसा काम करते हैं कि यहाँ पे साथियों क्या करते हैं कि जो सी जो है ना वो आर से लंबा है, यानी आर से लंबा सी हो जाएगा भी भाई, सी से लंबा आर हो गया, लेकिन भी से छोटा है, भी से छोटा भी है, यानी साथियों भी से छोटा, यानी भी सबसे लंबा होना चाहिए भाई। फिर अंतिम लाइन देखिए यस जो वो सी से छोटा है। देखिए अभी ये भी देखिए अपने आप सॉल्व को हमने कंप्लीट किया, सी से छोटा यस है, देखिए यहाँ पे सी बड़ा यस है ना, सी से छोटा यस है, तो सी से छोटा कौन है, यस है, सी बड़ा यस है, तो उनमें सबसे लंबा बताइए कौन सा भाई, सबसे लंबा यह भी तो है भाई, यानी पहला यह ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त मेरे, इस सवाल में किसी प्रकार का डाउट, बस एक एक लाइन को आप सभी को पढ़ना है, एक एक लाइन को हल करते हुए आगे बढ़ते चलना है। ओके दोस्त मेरे, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 85 को। 6 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे हुए हैं, एक वृत्त ऐसे, ठीक है, एक वृत्त है ऐसे, इसमें 6 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, जे जो है यन और ओ के बीच में है, बिल्कुल। तो साथियों क्या है, जे जो है ना यन और ओ के बीच में है, यन और ओ के बीच में कौन है, जे है। क्लियर, पहला लाइन कंप्लीट हो गया। फिर देखिए यन जो है ना यम के विपरीत है भाई, यन के विपरीत कौन है भाई, यम है, तो यहाँ पे यम को बैठा सकते, विपरीत होना चाहिए भाई। फिर देखिए यल जो है यन की किसी पड़ोसी सीट पर नहीं है, यानी साथियों सवाल क्या दिया है कि यल जो है ना यन की किसी भी सीट पे नहीं है, यन की किसी भी पड़ोसी सीट पर नहीं है, यानी साथियों सवाल दिया कि यल जो है ना यन की किसी भी पड़ोसी सीट पर नहीं है, यानी यन तो ऑलरेडी यहाँ बैठ चुका है, यानी यल यहाँ पर नहीं आना चाहिए भाई, यानी यल को यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए एक अक्षर बचा, यहाँ पे किसको बैठा दीजिए, यहाँ पे साथियों अब के को बैठा दीजिए। तो के विपरीत कौन है, बताइए साथियों, के विपरीत कौन है, आप बताइए। तो आप कहेंगे सर जी के विपरीत तो हमें ओ लग रहा है, ऐसे विपरीत, तो इस सवाल का भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। एक और डायग्राम आप बना सकते हैं, जैसे कि एक डायग्राम और हम बनाते हैं, जैसे कि आपका दिया है, ठीक है। सवाल देखिए कि फिर से हम पढ़ते हैं, जैसे 6 लोग इसमें बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं। तो सवाल दिया कि पहला लाइन फिर पढ़िए, जे जो है ना यन और ओ के बीच में है, तो साथियों सवाल में क्या है कि जे जो है ना यन और ओ के बीच में, तो ओ और यन के बीच में कौन हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यन जो है ना यम के विपरीत है, और यल है जो कि यन की किसी पड़ोसी सीट पर नहीं है। पहले तो साथियों सवाल क्या दिया है कि यन जो है ना वो यम के विपरीत है, यानी साथियों यम यहाँ पे आएगा तभी तो विपरीत होगा। फिर देखिए
यल जो है यन के किसी भी पड़ोसी पे नहीं है, यानी साथियों यहाँ पे यल आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, तभी तो यन के किसी पड़ोसी में यन के यल नहीं आना चाहिए। तो इसमें भी देख सकते हैं आप लोग साथियों कि पड़ोसी कौन है भाई, के विपरीत कौन है, इसमें ओ ही है, इसमें भी देखिए। तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। दोनों तरफ से आप चेक कर सकते हैं, चाहे ऊपर करिए चाहे नीचे करिए, सेम आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 86 को। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 10 है और लघुत्तम समापवर्तक 45 है, तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? बताइए साथियों, ज़बरदस्त तरीके का सवाल होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, हल करिए। तो फार्मूला आप जानते कि नहीं, एलसीएम इंटू HCF बराबर में पहली संख्या गुणनफल दूसरी संख्या गुणनफल। तो महत्तम समापवर्तक 10 दिया यानी HCF इसमें 10 दिया है, लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM 45 दिया है। तो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी यही तो पूछा है भाई, 45 दहा में 450, यानी इन दोनों संख्याओं का मान कितना होगा, यही आंसर पूछा है भाई, 450 होगा। क्या होगा, 450, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो बहुत मेहनत हो रही है मेरे दोस्त, बस आप सभी को डेली क्लास करनी है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक कर दिएगा भाई आप लोग जरूर से। ठीक है, अभी सवाल को हल करिए 87 को। 9, 11, 12, 13 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। बताइए साथियों, 9, 11, 12 और 13 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये सवाल आप कैसे हल करते हैं? जब ये वाला सवाल आता है तो सबसे पहले तो भाई आप सभी को एलसीएम लेना होगा। 9, 11, 12 और 13 का इनका एलसीएम कितना होगा? तो इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे 9, 11, 12, 13 का, तो गुणा करना होगा आप सभी को, 5148 आएगा। ठीक है, अब साथियों आप जानते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999 होती है। 4 9 सबसे बड़ी संख्या होती है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो साथियों जब ये वाला सवाल आएगा ना, तो आप क्या करेंगे, इस 9999 ना जो आपने एलसीएम निकाला है 9, 11, 12, 13 का, जो 5148 है, इसमें आप भाग कराएंगे, जो शेषफल आएगा। अब इसमें जब आप भाग कराएंगे तो आपका अप्रॉक्सीमेटली साथी 4851 आएगा। ठीक है, देखिए पहले तो आपको एलसीएम निकाल लेना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेनी है, फिर उसका जो एलसीएम आपने निकाला इसे भाग कराना है। 5148 का भाग कराएंगे तो 9999 में, तो आपका शेषफल, ये शेषफल आएगा। ठीक है, ये शेषफल आपका आएगा 4851। ठीक है, तो सातों सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी पूर्णतः विभाजित? तो आपको क्या काम करना होगा, ये जो 9999 ना, इसमें से आपको जो शेषफल है माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। निकालिए, जैसे 9 में से 1 घटा तो 8 आ जाएगा, 9 में से 5 घटा तो 4 आ जाएगा, 9 में से 8 घटा 1 आ जाएगा, 9 में से 4 घटा 5, यानी ये इतना ही आएगा 5148 जो एलसीएम आया है मेरे दोस्त, यानी पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो 9, 11, 12 और 13 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5148 है। क्लियर? तो ऐसे आप सवालों को हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 को। 20 का 10% प्लस 10 का 20% किसके बराबर है? बताइए। पहले इसको हम हल कर लेते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। हल करिए आप लोग, सभी स्टूडेंट हल करेंगे भाई। तो दोस्त देखिए, 20 का मतलब गुणा 10% यानी पूरे के बटे में 100 हो जाएगा, प्लस 10 का मतलब गुणा 20% यानी इसके बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको आप हल करिए, जैसे देखिए 00 से 00 कैंसिल, 2 गुणे 1 2, अब यहाँ भी दोनों काट देगा, 0 को 2 कम 2, यानी किसके बराबर हो जाएगा? 2 कम 2 4 के बराबर हो जाएगा। अब साथियों ने यही आपको 4 देखना है किस ऑप्शन में आएगा भाई। 20 का 10% प्लस 10 का 20% को हल करने पर 4 आंसर आया है, और सवाल पूछा किसके बराबर होगा। तो अब देखिए, आप चारों ऑप्शन को चेक करेंगे ना, देखें कौन से ऑप्शन में हल करने पर 4 आ रहा, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 20 का 10% कितना होगा? 20 का 10%, तो सर जी ये तो केवल 2 आएगा, लेकिन हमें तो 4 लाना है, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन भी देखिए 10 का 20% कितना होगा? 10 का 20%, इसमें भी 2 आ रहा है, लेकिन हमें 4 चाहिए भाई, क्योंकि इसको हल करने पे हमारा 4 आंसर आया है। सी ऑप्शन देखिए 200 का 1%, इसमें भी गुरु 2 आएगा। अब डी ऑप्शन हो सकता है 200 का 2%, देखिए 00 से 00 कैंसिल, 2 दूना 4, यही तो हमें 4 लाना था। तो 20 का 10% प्लस 10 का 20% किसके बराबर है? 200 का 2% के बराबर। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है।
क्लियर मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 89 को। एक 7 सदस्य वाले परिवार की औसत उम्र 18 वर्ष है। यदि परिवार के मुखिया को अलग किया जाता है तो बचे हुए सदस्यों की औसत उम्र घटकर 13 वर्ष हो जाती है। उस परिवार के मुखिया की उम्र कितनी होगी? बताइए साथियों, जबरदस्त सवाल है ये। जैसे एक 7 सदस्य वाले परिवार की औसत उम्र 18 वर्ष है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 18 × 7, 18 × 7 126 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, औसत उम्र 126 के बराबर हो जाएगा। यदि साथियों सवाल क्या बोला है, यदि परिवार के मुखिया को अलग कर किया जाता है, तो यानी साथियों जो पहले 7 सदस्य थे अब 6 सदस्य बताएंगे, क्योंकि मुखिया को उसमें से अलग किया जाता है। तो बचे हुए सदस्यों की औसत उम्र घटकर 13 वर्ष हो जाती है, यानी 13 × 6 हो जाएगी। अब 6 लोग बचे हैं परिवार में, तो किसके बराबर हो जाएगा? 13 × 6 = 78 हो जाएगा। तो सवाल बोला कि उस परिवार के मुखिया की उम्र कितनी होगी, तो 126 में से 78 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मालूम हो जाएगा कि उस परिवार के मुखिया की उम्र कितनी होगी जो मुखिया हटा था। तो 16 में से 8 घटा 8, 11 में 7 घटा 4 यानी 48 साल होगा भाई। तो उस परिवार के मुखिया जो हटा था उसकी उम्र कितनी है? तो आप कहेंगे सर जी 48 वर्ष है। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल करिए और अंतिम सवाल आज के इस सेशन का। जब एक किताब को ₹10 में बेचा जाता है, ठीक है, आप एक किताब 10 रुपये में बेच रहे हैं, तब ₹3 को मुनाफा होता है। बताइए साथियों, जब आप एक किताब को बेच रहे हैं तो 10 रुपया बेच रहे हैं आप लोग ना, एक किताब को 10 में बेच रहे हैं, तब ना आपको ₹3 को मुनाफा होता है। तो मुनाफा जब हो रहा है तो साथियों बुक का कास्ट प्राइस क्या हो जाएगा? बुक का कास्ट प्राइस क्या होगा? 10 में से 3 घटाएंगे 7 होगा ना। इसका लागत मूल्य कितना होगा? 7 रुपया होगा ना, क्योंकि भाई अब 10 का बेचना ₹3 का आपको मुनाफा हुआ है, यानी कास्ट प्राइस निकालेंगे तो 10 में से 3 को माइनस कर देंगे, 7 रुपया होगा ना, उसका कास्ट प्राइस रहा होगा जितने का आप दाम ने शुरुआत में खरीदा होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार साथियों अब देखिए वह किताब को 20 रुपये से बेचने में कितना मुनाफा होगा, बता दीजिए आप लोग। तो साथियों जब किताब का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 20 रुपया है, 20 रुपया हो तो मुनाफा कितना होगा बताइए? मुनाफा तो 20 में से 7 को माइनस कर दीजिए, 13 रुपया होगा आपका, 13 रुपीज होगा। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। बेसिक लेकिन लॉजिक वाला सवाल है। तो साथियों जाकर ये आपका 90 सवाल पूरा कंप्लीट हो गया। अब बताइए साथियों आप सभी का इन 90 सवाल में से कितना स्कोर बना? सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आप सभी को हर एक सवाल का उत्तर याद हो चुका होगा। यदि आप सभी किसी भी सवाल पे डाउट बिल्कुल भी है तो साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे भाई कि आप जरूर बताइएगा। डेली साथियों लगातार ये क्लास आप सभी के बीच में आएगी। डेली नोटिफिकेशन आप ऑन करिए भाई, सब्सक्राइब करिए, और भाई कमेंट बॉक्स में लिंक से वो आप 2 मॉक एग्जाम रिहर्सल जरूर ले लीजिए भाई। आप सभी लोग आप कमेंट बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं, या साथियों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया, वहाँ से भी आप जाकर ले सकते हैं मेरे दोस्त। ओके बहुत ही शानदार तरीके से एग्ज़ाम टेस्ट दीजिए, अपने आप को एनालिसिस करिए, देखिए कि आपकी तैयारी किस सब्जेक्ट में अच्छी है, किस सब्जेक्ट में कम है, उसको ध्यान रखिए भाई। यदि आप कहेंगे तो उसी प्रकार आपके लिए हम सेक्शनल टेस्ट भी प्रोवाइड कर देंगे। उसी में जीके का 38 सवाल, 37 का हिंदी सवाल, मैथ का 20 सवाल, रीजनिंग का 55 सवाल। ठीक है, तो चलिए साथियों इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथियों एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू। पढ़ाई करते रहिए। सभी को जय हिंद, जय भारत।